सोशल मीडिया और मीम्स एक दूसरे के लिए लाजिमो मलजूम हो चुके हैं। नए साल में दाखिल होते ही 2022 के मीम्स कैलेंडर में पहली एंट्री भी हुई है। अब ये किसकी है और ऐसा क्या हुआ, सिर्फ इसी पे बात नहीं करेंगे, और भी बहुत कुछ होंगी बातें, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे। मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी की सेल्फी पाकिस्तान में साल 2022 की पहली मीम बन गई। अदनान सिद्दीकी ने कराची में कस्टम की जानिब से मंशियात तल्फ करने की तकरीब में शिरकत की। मंशियात के जलते हुए ढेर के सामने सेल्फी बनाई और सोशल मीडिया पर शेयर की। देखते ही देखते उनकी तस्वीर मीम बनने लगी और लोग मजे मजे के तबसरे करने लगे। अनस टीपू ने आग को पाकिस्तानी हालात और अदनान सिद्दीकी को वजीर आजम करार दिया, जो शलवार कमीज पहने और तुर्की ड्रामे देखने के मशवरे दे रहे हैं। खुर्रम कुरैशी ने राय दी कि ये पीटीआई का पाकिस्तान है, जहां अकब में महंगाई, बेरोजगारी, इंतहा पसंदी, गैस की किल्लत वगैरह की आग लगी है, मगर सारा जोर नवाज शरीफ और जरदारी को करप्ट कहने पर है। डार्क नाइट ने इस जलती हुई आग को कराची के हालात और अदनान सिद्दीकी को सिंध सरकार से तशबीह दी। जासिर शहबाज को पसे मंजर में जलती आग महंगाई की दुहाई देते पाकिस्तानी अवाम लगे और अदनान सिद्दीकी समंदर पार पाकिस्तानी। असद सुल्तान ने अदनान सिद्दीकी को T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी इनिंग्स और आग को भारतीय अवाम की हालत करार दिया। तैमूर जमान ने अपनी मीम के जरिए इसकी मजीद वजाहत कर दी। फरिया को सेल्फी लेते अदनान सिद्दीकी में अपना अक्स नजर आया और आग में अपनी पढ़ाई के मंसूबे जलते दिखाई दिए। इनके अलावा भी दर्जनों लोगों ने दिलचस्प मीम बनाकर शेयर की। एक सारिफ ने मीम कैलेंडर शेयर किया, जिसमें अदनान सिद्दीकी की तस्वीर को साल की पहली मीम दिखाया गया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन अदनान सिद्दीकी, एक्टर, मॉडल और एक्टर पार एक्सीलेंस एंड बेसिकली ह्यूमन पार एक्सीलेंस, क्योंकि अदनान भाई इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल। तो अदनान भाई को वेलकम करते हैं। अदनान भाई अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि एक और मीम, हाँ यार प्लीज़, ठीक है ना, ये अदनान सिद्दीकी और ये पीछे जो है मैं आग नहीं हूँ, अल्लाह ना करे। अच्छा अदनान भाई जी, क्या क्या आपको अभी तक मीम्स आए, रिस्पॉन्स आए इस तस्वीर के बाद? जो आप दिखा रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा है और वाकई आपका पूरा वक्त ख़त्म हो जाएगा, ये मीम्स नहीं ख़त्म होंगी। बट मुझे तो इल्म भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मगर वो मैंने देखें, किसी को सच्चाई से आगाही देना बहुत ज़रूरी होता है। मैं गया क्यों था? हाँ, उसके रीज़न ये था कि इलीगल गुड्स को डिस्ट्रैक्ट करना। अब डिस्ट्रक्शन सेरेमनी थी, डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उसमें और क्या होगा? उसमें और क्या होगा, यही चीज़ें होंगी ना, और क्या होगा। एंड जो पीछे आप आग देख रहे हैं वो एक नासूर है जो हमारी यूथ को तबाह कर रहा है। तो वो एक सेल्फी थी और उसके नीचे मैंने कुछ लिखा भी था कि भाई ये जो आग जो आप देख रहे हैं, तो मुझे पता नहीं समहाउ एक बच्ची की मीम थी, वो मुझे कुछ याद तो आई थी, मगर मैंने कहा था इससे रिलेट नहीं करेंगे क्योंकि लेकिन वो ऐसा घर नहीं है। हाँ। ये बच्चों का जो फ्यूचर था वो बच गया है, तो इस हवाले से मैंने ये बनाई थी। बहुत से लोगों ने कहा कि यार कुछ मशरूबात पे आप एक झंडे का सफ़ेद हिस्सा भी है उनको दे दी जाए तो रेवेन्यू भी आ सकता है। तो भाई ये एक चीज़ है जो इलीगल आई है आपके मुल्क में, और आपके मुल्क में इलीगल होने के साथ साथ एक्सेप्टेबल भी नहीं है, तो फिर वो कैसे, तो उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा ना, और क्या किया जाएगा। वो लोग ये समझते भी नहीं ना दान भाई, बिकॉज जिस चीज़ का भी आपने जिक्र किया कि जो हमारी अक़लियती बरादरी है, नॉट यूज दिस वर्ड अक़लियती, देयर इज़ नो अक़लियत बेसिकली, बट क्योंकि उनके यहाँ इसकी तो झंडे का सफ़ेद, यस बिल्कुल, तो उनके क्योंकि उसकी ममानियत नहीं है, उसका भी एक प्रोसीजर है, ठीक है। दूसरा ये चीज़ आपने बहुत क्लियर और अच्छी शेयर की कि यार ठीक है, लोग हमारे इतने जिसको कहते हैं ना मिजाह से भरपूर हैं। आई रियली मुझे तो इतना मज़ा आया है, और ब्रिंग इट ऑन, और लेते आए और नहीं बनाए।
नाम ही तो हो रहा है और क्या हो रहा है। हाँ? अच्छा अदनान भाई, जिस चीज़ का आपने तस्करा किया, वो जो हमारे लोग हैं, ख़ास तौर पे जो फ्यूचर है हमारा, वो जिस तरीके से इसकी तरफ आ रहा है पिछले पास्ट कुछ सालों में, यू नो, नॉट ओनली एक तो हमारा माशरे का वो हिस्सा जो सड़कों पुलों के नीचे बिल्कुल दरबदर था, अब हमारे यूनिवर्सिटीज़ से होते हुए नाउ इन आर कॉलेजेस एंड इन आर स्कूल्स, ये सबसे ज़्यादा परेशानी का बायस थी। लेट्स नेम इट, आइस हो गया या फला डिब्बा कोई भी चीज़ हो गई, हमारे बच्चों की ये गुत्थियों में बैठती जा रही है। और इस तरीके की कैंपेन मैं चाहूँगा, इस पे आपने एक तस्वीर शेयर की ना हो, मैं चाहूँगा कि इस पे भी लोगों को, ख़ास तौर पर उन बच्चों को प्लीज़ अवेयर करें कि यार क्या कर रहे हैं आप। दैट वाज द मेन, मज़ा चाहता हूँ, मेन रीज़न टू गो देयर, कि मैं जाऊँ और एक एग्ज़ाम्पल बनूँ कि भाई ठीक है यार, ये गलत चीज़ है। और एक इस अदनान सिद्दीकी के साथ साथ सबसे पहली चीज़ है, मैं इस मुल्क का एक हिस्सा हूँ जी, और उसका बाशिंदा हूँ। ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने मुल्क को इस वबा से बचाऊँ। तो मैं उस हवाले से गया था और मुझे जब बुलाया तो मैंने शायद 2 सेकंड भी नहीं लगाए इसको एक्सेप्ट करते हुए, एंड मगर मीम्स बन गई। बट इट्स ऑल इन अ गुड टेस्ट, इट्स ऑल इन अ गुड टेस्ट। अच्छा अदनान भाई, इस पे तो हम ज़रूर आपसे चाहेंगे मज़ीद बात भी करना ना। लेट्स टॉक अबाउट, अदनान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, तो मैं कैसे अपनी इंडस्ट्री की बात न करूँ। बहुत सारी कास्ट्स आई हमारे शो में भी, एंड इट्स सो हार्टनिंग टू सी कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री अब ग्रो कर रही है। हम उस ऑल्दो कि मैं ये समझता हूँ कि वो लाचा और खेत कल्चर भी हमारा हिस्सा है, बट बहुत ज़्यादा उस पर हमारी जिसको कहते हैं ओवर डिपेंडेंसी हो गई थी, और हम सिर्फ दिखा रहे थे कि एक हीरो है जो कि बहुत जलाली है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, और एक हीरोइन है जो कि खेत में उसको मनाने के लिए डांस कर रही है, और फिर आखिर में सो ऑन एंड सो फॉर्थ। नाउ हम उन टैबू इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट 71, वी आर टॉकिंग अबाउट हम हॉरर के बाद हॉरर कॉमिक बना रहे हैं। तो एक ऐसा शख्स के जिसने ना सिर्फ पाकिस्तानी इंडस्ट्री में बल्कि बॉलीवुड में भी और हॉलीवुड में भी जो है अपने जौहर दिखाए हैं, आपके नज़दीक हमारी इंडस्ट्री की फ्लरिश इस वक्त किस पॉइंट पे है, कैसा ग्रो कर रही है? देखिए, आपने उसको बड़े तरीके से एक बात को समझा दिया कि एक दौर था कि वो फिल्में बनती थी, मगर उससे पहले का भी दौर था जो फिल्में बनती थी, जो आज तक हमारे लबों पे, वो अगर हम गीत गुनगुनाएं तो शायद मैं उस दौर, आप तो नहीं होंगे उस दौर के, शायद मैंने कुछ तो गाने सुने होंगे उस दौर के भी, मगर आप फिर भी गुनगुनाएंगे, बिकॉज यू नो वो गाने ज़िंदा रहते और वो म्यूज़िक ज़िंदा रहता है, वो लिरिक्स ज़िंदा रहती हैं। तो दौर चेंज होता रहता है वक्त के साथ साथ। मैं कहता हूँ लोग बदलते हैं, ज़माना एक जैसा रहता है। तो जब लोग बदलते हैं तो उनके साथ साथ उनकी सोच भी बदलती है। एक दौर आया, आपने जैसे कहा कि लॉलीवुड का दौर था और बड़ी खिदमात हैं लॉलीवुड की, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में उधर बनी हैं और बड़ी एक ज़बरदस्त इंडस्ट्री है लॉलीवुड हमारी, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। फिर अब एक और नई एक इंडस्ट्री जो दोबारा कराची की तरफ आ रही है, जो कराची से शुरू हुई और फिर लॉलीवुड चली गई, वो लाहौर के हवाले से। और ये जो बच्चे बाहर पढ़ने गए हुए थे, जो पढ़ कर आ रहे हैं, फिल्म मेकिंग, कुछ स्क्रीन प्ले पढ़ कर आ रहे हैं, उस हवाले से अब नए सब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं। नए सब्जेक्ट्स के साथ साथ नए एक्टर्स भी आ रहे हैं, डीपीज भी आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इन्वायरमेंट में जब चेंज आता है तो एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ कोई चीज़ अपनाई जाती है, कुछ नहीं अपनाया जाता है, बट फॉर्चुनेटली एक सेटल हो जाती है सिचुएशन। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन और होना चाहिए ऐसा, और बिल्कुल हम इसको सपोर्ट करेंगे इसको, तो मैं तो हर हालत में सपोर्ट करता हूँ। अच्छा देखिए, सर्द मौसम है, इसमें बातें तो बड़ी गर्मा गर्म हो ही रहे हैं, लेकिन सर्द मौसम में आपकी जो कॉफ़ी है वो ठंडी ना हो जाए, तो प्लीज़ आप प्लीज़ इसको लीजिए। एंड देन आज तो कराची का मौसम भी बड़ा अच्छा है, और अदनान भाई जो है वो सिर्फ अदाकार नहीं है, वो मल्टी टैलेंटेड आदमी है, और उनसे हम फ्लूट भी सुनेंगे आखिर में। बट उससे पहले नाउ अदनान भाई, एक चीज़ वो ये कि क्या समझते हैं कि कितना ज़्यादा अहम किरदार, जैसे कि आपने ख़ुद भी कहा कि हमारे बच्चे गए पढ़ के आए हैं, नाउ दे आर अप्लाइंग देयर थिंग्स टू द इंडस्ट्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी भी आप क्या समझते हैं, कौन सी थोड़ी बहुत तशनगी रह गई है, कौन सी थोड़ी बहुत
खामियां तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इंसान तो खता का पुतला ही है, लेकिन वो कौन सी मज़ीद पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जो आप देखना चाहेंगे हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, कि यार अगर ये ठीक हो जाए ना तो बड़ा मज़ा आ जाए? देखिए फिल्म का अगर स्क्रीन प्ले बेहतर हो जाए ना तो बहुत चेंजेस आ जाएंगे। अगर आप देखें हमारी स्क्रीन बदली है, यस, कलर्स बेहतर हुए हैं, फ्रेमिंग बेहतर हुई है, थोड़ा सा हम स्क्रीन प्ले पे लैक करते हैं स्टोरी टेलिंग के ऊपर, वो सही हो जाए क्योंकि फिल्म और टेलीविज़न बिल्कुल दो डिफरेंट चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझसे किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि फिल्म का जुमला ऐसा होना चाहिए जैसे किसी गरीब आदमी का टेलीग्राम। आप ये सोचते रह जाएं तो मैं इस पर बड़ी बात कर सकता हूँ। मैं इसको मुख्तसरन ये बता सकता हूँ कि मिनिमलिस्टिक, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉर द मासेस। क्योंकि फिल्म किसी एक तबके के लिए नहीं बनती है, सबके लिए बनती है। उसमें अमीर तबका भी आता है, दरमियाना तबका भी आता है, गरीब तबका भी आता है, सबका दिल है, सब देखना चाहते हैं और जाते हैं। और वो ऐसा, ये फिल्म एक ऐसा मीडियम है सिनेमा कि ये घर से आपको सिनेमा घर तक लेकर जाता है, तो वो डेफिनेटली एंटरटेन होना चाहता है। तो वो इतना आसान होना चाहिए जुमला और इतना मिनिमलिस्टिक होना चाहिए कि अगर मैं फ़िल्म देख रहा हूँ और अगर मैंने थोड़ा सा अपना फ़ोन देख लिया या थोड़ी सी करवट ले ली या मैंने बात कर ली अपने साथी के साथ, तो समझ लिए कहीं ना कहीं झोल आ गया है। फिल्म तो इट्स अ क्लाइमैक्स ऑफ एवरी 5 मिनट्स। आप यूँ होएं और वापस चले जाएं, फिर ऐसे आगे जाएं और वापस चले जाएं, तो फिर तो फिल्म का मज़ा है कि आप एकदम महव हो जाएं उस स्क्रीन के साथ बस। अच्छा अदनान भाई, एक सवाल जो हमेशा से मेरे जहन में रहता है वो ये कि हमारी इंडस्ट्री बेहतर होती जा रही है, लेकिन आर वी ऑन द राइट ट्रैक? अगर मैं टाइम लाइन के हवाले से पूछूँ तो मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। पड़ोसी मुल्क की आप बात करें, आपका एक्सपीरियंस भी है वहाँ का, एक लंबे अरसे तक वो एंटरटेनमेंट जो है वो मूवीज़ बनाते रहे, फिर थोड़ी सी उनमें जिंगोइज़म भी आई, वॉर रिलेटेड मूवीज़ भी बनाई, लेकिन वो क्या था कि वो जो मुंबई की सड़कों पे बैठा हुआ शख्स था वो एंटरटेन होने जाता था, वो आइटम सॉन्ग सुनता था, वो सिक्के फेंकता था। फिर ये काफ़ी अरसे तक 10-20 साल या मेरे ख्याल से ज़्यादा तक इनका ये पैटर्न चलता रहा, राइट फ्रॉम 80s आई गेस, ठीक है। पहले से अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने 2010 के बाद थोड़ा सा अपना ट्रैक तब्दील किया, रियलिस्टिक चीज़ें आने लगी। उन्होंने रंग दे बसंती जैसी मूवीज़ बनाई जिस पे वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे अपनी गवर्नमेंट को। उन्होंने रियलिटी से करीब तर हो के मूवीज़ बनाना शुरू कर दी। अच्छा, हमारे पास जो मुझे ऐसा फील हुआ कि हमने ये जो बीच में एंटरटेनमेंट फैक्टर था शायद उस पर इतना इन्वेस्ट नहीं किया। आर वी टू सून ऑन द इशूज़ के जिस पे हम कह रहे हैं कि हम रियलिटीज़ दिखा रहे हैं, या हमें थोड़ा सा उसमें मज़ीद टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए था? देखिए, यू कैन नॉट कंपेयर एन एप्पल विद एन ऑरेंज, ठीक है ना। अगर आप पड़ोस मुल्क की इंडस्ट्री से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो कोई तो कि नहीं बनता। हमारी अपनी इंडस्ट्री है, हमें अपनी साख खुद बनानी। दुनिया में होता है, कुछ इंडीज़ फिल्म्स होती हैं, कुछ इंडिपेंडेंट फिल्म्स होती हैं, कुछ आर्ट फिल्म होती हैं, कुछ एंटरटेनमेंट के हवाले से होती हैं, मगर उसका एक सिलसिला होता है। आप पहले अपने सिनेमा को मैच्योर करते हैं, फिर उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म्स हो गई, जैसे कुछ इशू बेस्ड हो गई, या फिर परसेप्शन बेस्ड हो गई, या फिर किसी हवाले से अगर आप कह दें कि आप आर्ट मूवी की बात करते हैं। हमने जब हमारा जो नया सिनेमा शुरू हुआ, हमने आर्ट सिनेमा से शुरू किया और हम उल्टा चल के एंटरटेनमेंट की तरफ आ रहे हैं, जबकि हमें ऐसे जाना चाहिए। एक दफ़ा अपनी कदम जमा लें, उसके बाद वही होता है ना, बैट्समैन जब आता है क्रीज पे तो पहले संभल के खेलता है कि सीधा बल्ला खेले, और उसके बाद फिर वो इम्प्रोवाइज़ करता है, ठीक है। फिर वो रिवर्स स्वीप भी मार रहा होता है और अजीब अजीब ऑर्थोडॉक्स शॉट्स मार रहा होता है। तो आपने इम्प्रोवाइजेशन की बात की, अदनान सिद्दीकी इज़ ऑल अबाउट इम्प्रोवाइजेशन, और आखिर में मौसम भी बड़ा आशिकाना है। और ऐसा चाहूँगा अदनान भाई, इस मौसम को देखते हुए आपके जहन में जो धुन आ रही है ना, क्या बजाना चाहेंगे? मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग कर देता हूँ। आप बैठे हुए हैं और नीचे दरिया बह रहा है, और पीछे सब्ज़ा है,
पीछे आग जल रही है। आग आप लगा दें। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अदनान सिद्दीकी फॉर यू। तू छुट्टी लेके आजा बालमा, क्या ही ज़बरदस्त ये गाना था। और इस वक्त जो लोग दफातर में बैठे हैं वो सब यही सोच रहे होंगे कि काश अभी इस बारिश के मौसम में छुट्टी मिल जाए किसी तरीके से। लेकिन खैर, थैंक यू सो मच अदनान भाई, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू, टॉकिंग टू यू। और हमारी दुआ है कि इसी तरह जो है आप ना सिर्फ ही अपनी इंडस्ट्री में ग्रो करते रहें, बल्कि जो नौजवानों को आपने मैसेज दिया है वो मैसेज भी दें और लोगों के चेहरों पे इसी तरह मुस्कुराहटें भी बिखेरते रहें। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग यू। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद होगी बात। रहिए हमारे साथ। आपने देखा होगा कि अक्सर जो लोग कोरोना का शिकार हुए, उनमें से जो फिजिकली फिट नहीं थे, जो एल्डरली थे, जो बीमार थे, उनका जो बीमार होने का रेट था वो डबल हो गया। लेकिन जो लोग अपने आप को फिट रखे हुए थे उन पे कोरोना में असर किया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। सो एक्सरसाइज रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड हम हमेशा बात करते हैं, तो इसी हवाले से फिटनेस एक्सपर्ट नुसरत हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनको वेलकम करूंगा। नुसरत हिदायतुल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट्स अ लॉन्ग टाइम आफ्टर क्या मैं आपको देख रहा हूँ। ऑब्वियसली यू आर प्रीटी बिजी इन ऑल योर स्टाफ, बट नाउ इससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं, क्योंकि हमने बात करनी है आज के व्हाट्स द हेल्दी वे टू लूज़ द वेट, वो सारी चीज़ें, लेकिन बिकॉज मैं चाह रहा हूँ टॉपिक को कनेक्ट करना। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो इतने ज़्यादा फिट नहीं थे, जब ये कोरोना वाले केसेस, ये सारे मामला आए, तो वो इतना ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सके। सो आगाज़ तो हम इसी मैसेज से करेंगे कि आप लोगों को ये बताएं कि अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो ओमिक्रॉन और कोरोना ये वाले मामला, इससे भी आप थोड़ा बहुत बच सकते हैं। I mean, बिल्कुल, जो लोग फिट रहते हैं वो ज़्यादा मसलों से बच जाते हैं। दिस इज़ एनी काइंड ऑफ बीमारी, एनी सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटी रिलेटेड थिंग। तो कोरोना इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। जो ज़्यादा फिट थे, जो ज़्यादा अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रख रहे थे थ्रू न्यूट्रिशन और थ्रू ट्रेनिंग, they just happened to do better, even though there were rare cases जिसमें एथलीट्स भी थे, ट्रेनर्स भी थे जो काफ़ी बैडली अफेक्ट हुए, but those were rarer cases. Usually it was people जो थोड़े weak हैं, elderly हैं और unfit. So definitely you want to take care of your fitness and your health just in general, ताकि कोई भी चीज़ आए सामने, so you're not as badly affected by it. Okay, now let's formally begin our segment. नुसरत, एक बड़ा मसला होता है आजकल हमारे यहाँ भी, लोगों को बड़ा इसका ना ट्रेंड हो रहा है कि नाउ वी हैव टू लुक स्मार्ट, वी हैव टू लुक श्रेडेड। बल्कि वाला तो चलें, अब वो दौर जा ही रहा है, बट बहुत से लोग इसमें अनहेल्दी तरीके अपनाते हैं। एक तो हमारे एथलीट्स हैं जो स्टीरॉयड्स एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें करते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट सेगमेंट। लेकिन क्योंकि वो एथलीट्स हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझते हैं कि कहाँ पे उन्होंने अपनी चीज़ें ठीक करनी है और कहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। सो लेट मी ड्रैग माई सेल्फ। आम आदमी, कॉमन पीपल जो आजकल बहुत सारे बूट कैंप्स ज्वाइन कर रहे हैं, दिस एंड ऑल दैट, तो उनको जो बताया जाता है वो तो कॉम है ही नहीं कि हम फॉलो कर लें, ठीक है। जो हमारी मर्जी आएगी हम वही करेंगे। अब हमें नहीं पता कि हमें क्या चीज़ सूट कर रही है। हमने किसी से सुन लिया कि यार वो फलां पिल थी, उसने तो कमाल कर दिया, तो वो पिल अब मैं भी खाना शुरू कर दूंगा। सो मुझे बताएं द हेल्दी वेज ऑफ लूजिंग नॉट द वेट बट द फैट।
Okay, so first thing I would suggest to everyone कि आप बाहर का खाना बंद कर दो. आप बाहर का खाना बंद कर दोगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें विल डिसअपियर फ्रॉम योर लाइफ. रात को देर से खाना, बीच में खाना, अनहेल्दी चीज़ें जो शुगर या फ्राइड होती हैं, एनीथिंग लाइक दैट. यूजुअली एटलीस्ट जब हम बड़े हो रहे थे घर पे ऐसी चीज़ें नहीं बन रही थी, तो हम काफ़ी चीज़ों से ऑलरेडी बच चुके हैं. तो वन गुड हैबिट इज़ कि आप बाहर से मंगाओ नहीं. सेकेंडली, अगर आप कर सकते हो तो आप अपना खुद खाना बनाओ. सो यू हैव कंप्लीट कंट्रोल. आपको पता चले कि ये क्या इंग्रेडिएंट है, इसके बाद इसका क्या इफेक्ट हो रहा है मेरी बॉडी पे, मेरी एनर्जी लो तो नहीं हो रही या मेरी एनर्जी हाई हो रही है. सो दिस सॉर्ट ऑफ मे बी गेटिंग इन्वॉल्व विद द कुकिंग प्रोसेस विल डेफिनेटली हेल्प यू. तो जंक फूड आपने अवॉइड करना है एंड हेल्दी आपने खाना है. अब वो जितना हेल्दी होगा उतने अच्छे आपके रिजल्ट होंगे. एंड हेल्दी इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन. For example, अगर कोई बंदा, now this can be based on your genetics or your preferences and the body type as well, and the body type as well. And for example, अगर किसी को जो है कीटो डाइट करनी ही नहीं है या लो कार्ब करना ही नहीं है, तो वो सस्टेन ही नहीं कर सकेगा. इफ़ यू फोर्स योर सेल्फ इनटू समथिंग जो आप इंजॉय नहीं कर रहे हो या आपकी आदत नहीं बन रही, तो वो सस्टेन नहीं होगा, आप हर कुछ ही छोड़ दोगे. सो आई यूजली आस्क पीपल कि आपको क्या पसंद है खाने में, उसी को हम थोड़ा बहुत आगे पीछे करके वी कैन मेक दैट कंफर्टेबल फॉर यू. So that makes a really big difference. And secondly, genetics makes a really big difference as well. अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है या आपको कोई चीज़ सूट नहीं कर रही या आपके ख़ानदान में there's a certain autoimmune condition जो आपको a certain ingredient is not suiting you, you want to eliminate that from your life. Things other than that I currently are recommending is sleep and recovery, water consumption, focusing on reducing your stress levels. All these things will eventually make you leaner, yes, but they'll also improve your life. तो दोनों चीज़ें आपकी उसमें हैंडल हो जाती हैं. हाँ, ये वाली चीज़ ना, अब जैसे बहुत सारे लोग मेहनत उन्होंने कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन नुसरत, अब मैं आपसे चाहूँगा ये ज़रा लोगों को बताएं, ये बहुत छोटी चीज़ लगती है वाटर कंजम्पशन, बहुत छोटी चीज़ लगती है यार. हाँ, हम तो पीते हैं, सही, हम तो पीते हैं. स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि अरे यार काम है तो काम के साथ तो स्ट्रेस है ही. बिल्कुल, ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन राय का पहाड़ बन जाते हैं ये. I mean, so please go on with this. I mean, for me, diet includes sleep. It includes आप product कौन सा लगा रहे हो. It includes कि आप air कौन से, which are you surrounded by. So it includes everything because your skin absorbs everything. And so it's not only what you're eating, it's also again what you're drinking, what you're applying, what you're surrounded with. Hydration is very, very important. Usually हमें ये नहीं पता होता, being a woman and being a man or being a child, हमें कितना पानी पीना होता है. So we think something like 3, 4, 5 glass is enough. But for women, 2.7 to 3 liters of water. If you're working out, 350 to 500 ml more. For men, 3.7 to 4 liters of water. So you can imagine 1 liter of water is 4 glasses. तो अगर आप सिर्फ 4-5 ग्लासेस ही दिन में पी रहे हो, you're drinking 1/3. So उससे आपका मूड इफेक्ट होगा, एनर्जी लेवल्स इफेक्ट होंगे, मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा, परफॉर्मेंस इफेक्ट होगा, मसल रिटेंशन, fat loss, everything is affected with water. The timing of consumption is very important. Exactly. कुछ लोग सब कुछ कर आके पूरे दिन, जब जो उनकी अंदर फैक्ट्री चल रही है ना, पूरा दिन उन्होंने खुश्क रखी हुई है. अब जब वो रात में सोने जा रहे हैं, कहते चलो यार मैं जरा कोटा पूरा कर लूं पानी का. वो That's not the same because number one, आपकी sleep disturb होगी, आप you're going to wake up again and again to use the loo. So in fact, I tell people कि सोने से पहले ज़्यादा पानी आप ना पियो, दिन में उसको level out करो, वरना आप सोओगे नहीं and then again back to square one. तो वो हमने नहीं करना. In fact, I suggest कि उठते साथ 1 से 2 ग्लास पानी आप पी लो while roaming around, जो अभी आपके normal morning के tasks होते हैं, ताकि at least आप start positively करो. And then there's lots of people जो already intermittent fasting पे हैं and things like that, so they can just start with their water consumption, their tea and their coffee and eat later. Okay. अच्छा नुसरत, now one thing, again sustainability पे आने से पहले, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ना, जो हम बिकॉज वी लिव इन दिस एशियन रीजन, अब उनको बड़ा शौक होता है ना, जो आई एम सॉरी बट जिसको कहते हैं खुल के उस पार पीपल, वो उन्होंने देख लिया जी यूट्यूब पे क्रिस गेथिन को, एंड नाउ देख लिया कि यार इसने शाहरुख खान और ऋतिक रोशन इनको कराया ट्रेन, अब तो मैंने अब उन्होंने सब्सक्रिप्शन भी ले ली, उन्होंने यूट्यूब का उसका वो भी कर लिया, सब कुछ कर लिया. बट मुझे ये बताएं कि हमारी एशियन जीन, हमारी एशियन बॉडी टाइप इज वे डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन जीन एंड यूरोपियन जीन टाइप. तो आई वांट टू टेल यू पीपल कि ये बॉडी टाइप्स जो हैं
वो क्या है हमारी, और उस पे किस तरीके से हम डिफरेंट काम कर सकते हैं? आई मीन डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन बहुत फ़र्क पड़ता है. जो भी आपकी इंडिजिनस इंग्रेडिएंट्स हैं और इंडिजिनस के अलावा सीजनल, those will suit you most. So it is likely that the ingredients that are working with foreigners might not work so well with locals. And then again उसमें food allergies and sensitivities की बात आ जाती है. But if you look at it from an overall health perspective, ज़्यादा research हमारी foreign countries में होती है, तो उनकी programming, उनकी diet structures are usually quite effective. फिर उसको हम यहाँ पे टेलर मेक कर सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड रिसर्च नहीं होती. देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड ट्रेनिंग ओवर हियर. देयर इज़ आई मीन यहाँ पे वी आर जस्ट स्टिल फोकसिंग ऑन बेसिक लाइक मेडिकेशन एंड हेल्थ फॉर आवर कम्युनिटी, तो वी कांट move in that direction. So if we're going to use the research that's authentic, that is done abroad, there has to be some form of translation. कि भाई अगर ये यहाँ पे ये इंग्रेडिएंट है तो हमारे लिए क्या सूटेबल होगा. सो विद आवर प्रोग्राम फॉर एग्जांपल वी फोकस्ड ऑन दैट 10 years ago कि अगर बाहर ब्रोकली खा रहे हैं तो यहाँ पे हम गोभी खा सकते हैं, तो क्या उसमें अलाइनमेंट हम करेंगे. अगर बाहर होल ग्रेन ब्रेड है तो यहाँ पे हम होल ग्रेन रोटी बना सकते हैं, बिकॉज आटा तो वही है होल ग्रेन. सो हाउ टू मेक दो सब्सटीट्यूशंस. एंड देन अगर आप बहुत ज़्यादा डीप चले जाओ, पाकिस्तान में लॉट्स ऑफ पीपल आर लैक्टोज इंटॉलरेंट. यू नो इट जस्ट डजंट वर्क विद आवर जेनेटिक प्रोफाइल. 2 in 3 people have a lactose intolerance over here. Someone like me, for example, I have a Mongolian gene from my mom's side. I do really, really well on lactose. So that's personal testing also. अगर मैं इसको आम आदमी की ज़ुबान में कहूँ तो that डेयरी की एलर्जी कई लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, कई लोगों में कम होती है. एंड यू कैन डिटेक्ट दिस. फॉर एग्जांपल अगर आप दूध या दूध का कोई आइटम पी के आपको इन्फ्लेमेशन हो रही है, या आपको लथाजी हो रही है, या आपको ब्रेन फॉग विच इज़ वेरी कॉमन नाउ यू विल हियर कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने करना क्या है. ग्लूटेन से भी होता है लोगों को. लेकिन कई एलर्जीज होती हैं फुल ब्लोन. अगर आपने फॉर एग्जांपल ग्लूटेन की एलर्जी है, आपने रोटी खाई, पेट खराब हो गया, आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे एलर्जी है. लेकिन अगर पेट नहीं खराब हुआ लेकिन थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन हो रही है, यू माइट नॉट बी एबल टू डिटेक्ट दैट. बट इफ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट एंड यू गो टू अ ट्रेनर एंड पता चल रहा है कि भाई पेट कम ही नहीं हो रहा, दे सेंड यू फॉर अ टेस्ट, दे फाइंड आउट कि भाई ग्लूटेन की सेंसिटिविटी है, then that's a whole other ball game. Then we have to probably eliminate gluten. So I would suggest अगर आप कोई foreign program follow कर रहे हो, go ahead, please follow it. The research is authentic, the programs are authentic. लेकिन थोड़ा बहुत अपने आप के लिए आप उसको tailor make कर लो कि भाई अगर मुझे पाकिस्तानी खाना खाने की आदत है, मुझे cravings हो रही हैं, and you want your biryani, pulao and koftas, then please have them, but make sure आप process कोई चीज़ नहीं ले रहे हो, या आप whole grain use कर रहे हो. Use brown rice, make a brown rice biryani, you know, and follow a great program. You lose the weight and you'll enjoy it also. Okay, now आखिर में हमने 40 दिन 42 दिन 50 दिन कर लिया and we got the result, but now Yes. the thing is जैसे ही वो छोड़ा यार फिर आ गया. अब ये इसका मैं क्या हल करूं? मतलब आप छोड़ नहीं सकते हो. कोई भी आप आदत डालोगे जिंदगी में, आप छोड़ोगे तो वापस you'll come back to the same thing. Like you buy a car, if you don't oil your car, it's not going to work. If you don't furnish your AC, it's going to stop working. तो मतलब your body is a machine. माशाल्लाह, it's the best machine out there. आप उसका ख्याल रखोगे, वो आपका ख्याल रखेगी. आप उसको भूल जाओगे, वो आपको भूल जाएगी. So you have to, it's a communication between you and your body. And you have to also try and understand that putting yourself forward is really important. सही है, आपने अपना गोल accomplish कर लिया, but उसके बाद आपको sustain करना है, आपने अपने आप को prioritize करना है. Usually लोग गोल अकम्प्लिश करते हैं, भाई मुझे शादी करनी है, या मेरे कोई दोस्त की शादी है, मुझे इवेंट पे जाना है, समथिंग लाइक दैट. फिर वो गोल अकम्प्लिश कर लेते हैं and then they forget about it. Yeah. So you have to prioritize yourself and see accomplishing this goal, sustaining it in the long term, how much is it going to affect your life Basically, अगर मैं इसको अपने ज़बान में कहूँ कि exercise, it's not a goal, it's part of life. It's a process. Basically. It's a process. And it's an ongoing process. Ongoing process. जब तक सांस है तब तक ये चल रहा है. करना होगा. Nusrat, thank you so much. It was a Thank pleasure you. having you, and इंशाल्लाह आगे will come out and हम जो आपका आउटडोर सेशन उस पे Yes, करेंगे. So please do. वो कहते हैं ना कि जब तक जान है तब तक जहान है, और जब तक जान है तब तक आपने ये चीज़ अपने साइकिल में जो है वो ऐड करनी है. आगे बढ़ते हैं. दुनिया है कॉमेडी का आफ्ताब समा के उफक पर इकबाल बनकर तुलू हो गए. आफ्ताब इकबाल समा टीवी के लिए ला रहे हैं खबरहार. खबरहार
हर जुमेरात से इतवार बांटेगा कहकहों के हार। कप्तान आफ्ताब इकबाल के साथ टीम में शामिल खिलाड़ियों का तारुफ करा रहे हैं ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ। लाहौर की शदीद सर्दी में जहां सियासी दर्जा हरारत अरूज पर है, कहीं मिनी बजट का वावेला है तो कहीं पीडीएम के ललकारे। ऐसे में समा के नाजरीन के चेहरों पर खुशियां बखेरने के लिए दुनिया कॉमेडी का बहुत बड़ा शो खबरहार आ रहा है। इस शो के कैप्टन मेरे आप सबके फेवरेट लिविंग लेजेंड आफ्ताब इकबाल अपनी टीम के हमरा हमारे साथ मौजूद हैं। खबरहार क्या है ये तो बताएं। खबरहार हार को कहते हैं, माला नहीं होती। ये एक दौर में चित्रहार जिस तरह होता था, बिल्कुल उसी तरह खबरहार है कि खबरों की एक लड़ी है। खबरहार में अगर कास्ट करना पड़े तो मौजूदा सियासतदानों में से किसे करेंगे कास्ट? मैं जरदारी साहब को सबसे पहले कास्ट करूंगा, शहबाज शरीफ को बाद में नंबर 2। ये दो तो बेस्ट है ना। वहीद लाला, आपको भी वेलकम टू समा फैमिली। मैं जो कर रहा था वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? लाला आप ये ना कहा करें जंगल में मोर नाचा, हाँ आप कहा करें जंगल में चूहा नाचा। अड्डा बनना मोर कहना। जंगल में बटेरा नाचा, जंगल में तिलियर नाचा। जी अजहर रंगीला साहब। रंजिशे से दिल दुखाने के लिए रंजिशे से। वाह 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 वाह। ये गबोल साहब। सबसे पहले तो मैं तमाम तर समा के देखने वालों को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और खबरहार यकीनन खबरहार की टीम की तरफ से भी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। देखें, ये साल अभी डिस्कशन हो रही थी, साल कैसा गुजरा। सो मेरी बात सुनो, ये साल नंबर 1 गुजरना है। ओ आपका भाई अगले 20 साल यहीं पे है, समा पे देखोगे आपके यहाँ पे। ओकाशा आप तो कुछ गुनगुना के। तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, फिरोज निजामी। तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, मेरा कट के ले गया दिल वे, मेरा कट के ले गया दिल वे। वे मुंडे असियाल कोटिया, वे मुंडे असियाल कोटिया, तेरे मुखड़े दा काला काला दिल वे। ब्यूटीफुल। चेहरे से झाड़ पिछले बरस की कुदूरतें, दीवार से पुराना कैलेंडर उतार दे। वाह 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 वाह। खबरहार जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं। मातम में आ रहे हैं ये सामा किए हुए, दागे जिगर को शमए शबिस्तां किए हुए। जिक्र पाकिस्तान के उन नौजवानों का जो अपनी मिसाल आप हैं, गौहरे कमयाब हैं, मगर उनकी कोई कदर नहीं है, कोई सताइश नहीं है। एक डॉक्टर नूरुस्सबा हैं, मेडल्स पर मेडल जीतकर वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद कर रही हैं, जो फ़िक्रमंद हैं डॉक्टर्स की अपनी जहनी सलाहियत के बारे में। और दूसरी जानिब इंसानियत की खिदमत का जज्बा लिए 15 साल की उम्र में लाइफ सेविंग ऐप तैयार करने वाला हशाम बिन गफर। सबके पास जाके कोई इस ऐप की अहमियत समझ ले, मगर इस नौजवान की किसी ने ना सुनी। एक ऐप, कोई भी इमरजेंसी हो, बस सिर्फ एक टच पर हेल्प हासिल करें। मगर क्या वफाकी हुकूमत और क्या सूबाई हुकूमतें, किसी के नज़दीक शायद आम लोगों की ज़िंदगियों की कदर नहीं है। जभी तो हशाम की सलाहियत की कदर नहीं की जा रही, इसकी हौसला अफजाई नहीं की जा रही। यही हशाम अगर पाकिस्तान से बाहर होता तो इसके इनोवेशन को हाथों हाथ लिया होता, सराखों पे बिठा लिया जाता, लेकिन यहाँ कोई भी इसे नहीं पूछता। इन्हीं से पर बात करने के लिए हम बात करेंगे। हशाम हमारे साथ मौजूद हैं। हशाम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे सबसे पहले तो इस ऐप के बारे में प्लीज़ बताएं, लाइफ सेविंग ऐप। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा हशाम, क्या है आपकी ये ऐप, कब बनाई एंड व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट? अच्छा, बेसिकली मैं आपको इस हेल्प ऐप के बारे में बताता हूँ। तो ये एक हेल्प ऐप बेसिकली हेल्प सिस्टम है जिससे लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और हेल्प रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, मेडिकल इमरजेंसी या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो यू कैन रिक्वेस्ट फॉर हेल्प। आप बेसिकली अगर आपके पास 5 to 7 सेकंड्स हैं
तो आपको सिर्फ बटन दबाना है और अपनी थोड़ी सी डिटेल्स डालनी है और यू कैन देन रेज योर फ्लैग। आसपास के लोगों को पता लग जाएगा, SOS कॉन्टैक्ट्स को पता लग जाएगा, आपके अथॉरिटीज़ के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आपकी करने आ सकते हैं। और अगर आपके पास बिल्कुल कोई टाइम नहीं है तो यू कैन रेज एन एक्सट्रीम इमरजेंसी फ्लैग, जिसकी मदद से सिर्फ 2 सेकंड आपने उसको दबाना है बटन को, और देन योर इमरजेंसी विल बी स्ट्रीमिंग लाइव। लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाती है और सारी दुनिया को आपके बेसिकली जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं उनको आपकी लाइव स्ट्रीमिंग चली जाती है कि ये बंदा किस हाल में है, और अथॉरिटीज़ के पास भी ये सारा कुछ डाटा चला जाता है लोकेशन के समेत। अच्छा शाम, कितना टाइम लगा आपको इस ऐप को डेवलप करने में? ये बेसिकली कोरोना के दिनों में मैंने स्टार्ट की थी, तो तकरीबन 2 साल लग चुके हैं इस ऐप को बनाने में। और हाउ सक्सेसफुल इट इज़? अभी तक ट्राई किया आपने और क्या इसका रिस्पॉन्स आया? हाँ जी, बेसिकली हमने 1 जनवरी को इसको रिलीज़ किया है और वी आर एमिंग फॉर 10,000 डाउनलोड इन द नेक्स्ट 10 डेज़। ओके, अच्छा आशाम, नाउ मुझे ये बताएं कि आप इस ऐप को कहाँ कहाँ लेके गए, किस किस से आपने बात की और क्या रिस्पांस मिला गवर्नमेंट लेवल पे? गवर्नमेंट से हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। ऑनरेबल IT मिनिस्टर को हमने जाके प्रेजेंट किया और उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। उनके साथ हमारा अभी बातचीत चल रही है और उनके साथ प्रोसेस बेसिकली चल रहा है इंटीग्रेशंस का। जो पुलिस के साथ इंटीग्रेशन करनी है हमने, 1122 के साथ इंटीग्रेशन करनी है, और जो भी इदारे हैं उनके साथ इंटीग्रेशन करनी है, तो उनके साथ हमारा प्रोसेस चल रहा है। ओके, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा शाम, आप खुद आपने क्या पढ़ा हुआ है और क्या कुछ? मैं बेसिकली A लेवल्स कर रहा हूँ और A लेवल्स अभी पेपर दे चुका हूँ और आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। उसके बाद फिर आई विल बी अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटीज़। ज़बरदस्त। अच्छा, IT मिनिस्टर से आपकी जो मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या रिस्पांस दिया आपको? उनका काफ़ी अच्छा रिस्पांस था और वो काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे थे। तो उन्होंने हमें बेसिकली इंटीग्रेशंस के लिए काफ़ी वो किया, हेल्प आउट किया, और उनके साथ हमारा भी प्रोसेस चल रहा है इंटीग्रेशंस के लिए, जो पुलिस के साथ और फायर ब्रिगेड के साथ, 1122 के साथ, वो सारा प्रोसेस चल रहा है। ओके, अच्छा शाम, ये मुझे बताएं कि इस ऐप को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है और पूरी दुनिया में जो इस तरह के ऐप्स हैं मज़ीद वो कहाँ कहाँ हैं और वो किस तरीके से सर्व कर रहे हैं? ये बेसिकली हमारा जो मेन गोल है, जो मिशन स्टेटमेंट है, वो है एक कोड के ऊपर है कि समवन कैन नॉट हेल्प एवरीवन बट एवरीवन कैन हेल्प समवन। तो हम इसको ग्लोबल लेके जाना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मॉडल तैयार हो जाए पाकिस्तान के अंदर, तो हम इसको किसी भी मुल्क के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जाके। वैसे तो ग्लोबली लॉन्च हो चुकी है 1 जनवरी को ऐप, लेकिन हम इसका जो इंटीग्रेशन वगैरह हैं वो सारा कुछ जाके पहले पाकिस्तान में इसको हम सक्सेसफुल करेंगे, फिर जाके कहीं और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। चलो ओके, शाम हमारे साथ ही रहेगा बिकॉज हमारे पास सलाहियतों की कमी नहीं है, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। तो ऐसे ही एक और टैलेंट जिन्होंने आजकल धूम मचाई हुई है, डॉक्टर नूरुस्सबा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने मतलब मेडल्स पे मेडल्स अपने हासिल किए हैं। तो नूर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच अपने टाइम के लिए आपने हमें दिया। मुझे बताएं कि हाउ इट फील्स कि आप जब इतने ज़्यादा अपने मेडल्स जीते हैं, कैसा महसूस होता है? वालदैन को कैसा लगा? बहुत ब्लेस्ड महसूस होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और वालिदैन मेरे बहुत खुश हैं। डेफिनेटली उनकी इतनी मेहनत थी इसके पीछे और इतना उनकी डेडिकेशन बचपन से लेकर इस पॉइंट तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह दे रियली हैप्पी। इसके अलावा मेरी पूरी फैमिली ही बहुत खुश है, मेरे टीचर्स बहुत खुश है, मेरी यूनिवर्सिटी काफ़ी, एवरीबडी इन्वॉल्व्ड इज बीन वेरी सपोर्टिव एंड वेरी हैप्पी फॉर मी अल्हम्दुलिल्लाह। नूर, वैसे तो सबको पता है बट आई वांट टू हेयर इट फ्रॉम यू, कितने मेडल्स आपने इकट्ठे हासिल किए हैं? 23 मेडल्स हैं टोटल, और उसमें जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट मार्क्स के मेडल्स हैं, और इसके अलावा पोजीशंस के प्रॉफ हर साल जो हमारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन होता है उसकी पोजीशन के, फिर इसके अलावा बेस्ट ग्रेजुएट और मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड ग्रेजुएट होने की, इस तरह से टोटल 23 हैं। वाह, ज़बरदस्त। तो यार मुझे ये बताएं, आपके जो दोस्त होंगे वो आपसे जेलस तो ज़रूर हुए होंगे, सारे मेडल्स आपने ले लिए हैं, हम क्या करेंगे? एक्चुअली
नहीं, आई वेरी सपोर्टिव फ्रेंड्स जिन्होंने बेसिकली डे 1 से ही, क्योंकि हम ग्रुप स्टडी करते थे, मिल मिला के पढ़ते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन ब्लेस्ड इन दिस रिगार्ड कि काफ़ी सपोर्टिव फ्रेंड्स रही हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं शाम के पास जाऊं, मैं आपसे नूर ये जानना चाहूँगा कि व्हाट्स योर एम नाउ, क्या करना चाहती हैं? सो फ़िलहाल जो मेरा एम है वो अल्लाह ताला मदद करे आगे। आई वांट टू गेट ट्रेनिंग फ्रॉम अब्रॉड एंड देन कम बैक टू पाकिस्तान, क्योंकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम में और मेडिकल एडवांसमेंट्स में एक गैप एग्जिस्ट करता है, जिसको आई फील के बाहर से ट्रेन करके या एडवांसमेंट्स को सीख कर फिर वापस आना और उसको अप्लाई करना, हेल्थ केयर सिस्टम को इस तरह से कंट्रीब्यूट करना वुड बी समथिंग दैट आई कुड कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान। तो फिलहाल तो मेरा ये है। That's a brilliant issue. I guess we can connect our dots now because नूर, हमारे साथ हशाम भी मौजूद हैं। जैसे कि आपने बात की कि हमारे यहाँ जो मेडिकल जो है फील्ड, उसकी एडवांसमेंट के साथ एक ब्रिज की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके लिए ऑब्वियसली यू नीड टू गो आउट, यू नीड टू गो अब्रॉड, और आप वहाँ पे एजुकेशन हासिल करें। बट हशाम बग़ैर बाहर गए ही उन्होंने एक ऐसा ज़बरदस्त ऐप तैयार किया है कि जो आपको एमरजेंसी में बहुत ज़्यादा काम मिला सकता है। अच्छा हशाम, नाउ अब जैसे कि नूर की एग्जांपल आपके सामने, इतने सारे मेडल्स, एक्कोलेट्स उन्होंने हासिल किए हैं, तो हशाम मैं अब ये आपसे जानना चाहूँगा कि किसी भी पॉइंट पे जब आप ये ऐप डेवलप कर रहे थे तो यार जहन में आपके ये ख्याल आया कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, आई एम टू यंग, तो मैं पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद ये सारी चीज़ें करता हूँ, या फिर आपके जहन में कोई और ही मोटिव था इस चीज़ को लेकर? बेसिकली इसका जो मेन मोटिव था वो था इंसानियत की खिदमत करना। तो वो मैंने उस तरह से अपना टाइम मैनेज किया पढ़ाई के साथ 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 ये इसको मैं लेके गया। छुट्टियों में मैंने ज़्यादा काम किया इसके ऊपर, और ताकि पूरा हम इसको टाइम पे रिलीज़ कर सकें और इंसानियत की सही तरह खिदमत हो सके। दैट्स वंडरफुल। अच्छा शाम, मैं अब थोड़ा सा चाहूँगा कि इसको दोबारा आप मुझे ये बताएं। फ़र्ज़ करें अगर कोई जा रहा है मोटरवे पे और वहाँ पे उसका कोई इस तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो किस तरीके से इस ऐप को इस्तेमाल कर सकता है? जब वो ये ऐप इस्तेमाल कर रहा होगा तो वो हेल्प रिक्वेस्ट जो है वो किन लोगों के पास जाएगी और उनके पास रिस्पॉन्ड करने के लिए कितना टाइम होगा? कोई भी अगर फॉर एग्जांपल आपको हादसा पेश आ जाता है या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तो यू कैन रेज द फ्लैग। आपको सिर्फ 2 सेकंड के लिए उस फ्लैग को दबाना है, जो बटन है इसका बेल आइकॉन, उसको आपने 2 सेकंड के लिए दबाना है। तो आपके 5 SOS कॉन्टैक्ट्स के पास आपकी सारी लोकेशन की डाटा, आपका मेडिकल डाटा, इसके अंदर ब्लड ग्रुप्स वगैरह, वो सारा डाटा आपके SOS कॉन्टैक्ट्स के पास भी चला जाएगा, और मोटरवे अथॉरिटीज़ के पास भी आपका सारा डाटा चला जाएगा। और जो गाड़ियाँ पीछे से आ रही हैं उनके पास भी इंटीमेशन चली जाएगी कि इस जगह पे ये बंदा इस हालत में पड़ा हुआ है। उनके पास आपका सारा डाटा होगा, आपका मेडिकल इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी जो आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन है वो भी उनके पास चली जाएगी, अथॉरिटीज़ के पास, तो आपको सही तरह हेल्प कर सकते हैं। और मोटरवे में जिस तरह से हमने कुछ अरसे पहले देखा कि काफ़ी ज़्यादा फॉग की वजह से गाड़ियाँ कोलाइड कर दी थी, और पीछे से आती जा रही थी गाड़ियाँ और कोलाइड करती जा रही थी। तो इसके अंदर बेसिकली एक फ़ीचर हमने डाला है जिससे जो गाड़ियाँ पीछे आ रही हैं उनको पास इंफॉर्मेशन चली जा सकती है कि आगे ये गाड़ियों का एक पाइलअप हुआ हुआ है फॉग की वजह से ना, ताकि पीछे ही रुक जाएं गाड़ियाँ और आगे ना जाएं, ताकि वो बच सकें फॉग से। ज़बरदस्त हशाम। और नूर, आपने हशाम की भी बात सुनी होगी, मतलब ऐसी यंग एज में अगर हमारे पास माइंड इतना डेवलप हमारा हो जाए कि हम सिर्फ अपनी स्टडीज़ के बजाय इंसानियत का भी सोच सकें, तो इट्स वंडरफुल। तो आई गेस हाफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व डेफिनेटली। और बल्कि ये ऐप आई थिंक कि डॉक्टर्स में भी प्रमोट करनी चाहिए एंड लेट पीपल नो अबाउट दिस, और डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को बता सकें इस बारे में। दिस इज बीन अमेजिंग एक्चुअली। या दैट वाज माय पॉइंट कि इसकी बेसिकली जी हशाम आप प्लीज अलग इसकी हाँ जी इसकी बेसिकली अलग एक वो है जहाँ पे डॉक्टर्स आके अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, डॉक्टर्स अपने पेशेंट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं डायरेक्टली। ये फीचर्स भी है इसके अंदर। ओके, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, जैसे कि आपने नूर ये बात की कि हमारे यहाँ जो मेडिकल सहूलियात हैं वो इतनी एडवांस नहीं है। नाउ द थिंग इज़ कि हमारे स्टूडेंट्स में आप हो जाएं कि हशाम हो जाए,
उनमें हमें कोई टैलेंट की कमी नज़र नहीं आती, हमें उनमें इनिशिएटिव की कमी नज़र नहीं आती, तो हमारे पास ये ब्लॉकेड आता कहाँ पे है कि हम अपनी इस फील्ड को एडवांस नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, मेरे ख्याल से ब्लॉकेट जो है वो सेवरल लेवल्स पर आता है। एक ये कि जब बात होती है कि फॉर एग्जांपल आप अपने हमारे जितने लिमिटेड रिसोर्सेज है उसमें भी आप देखें कितनी ज़्यादा इनोवेशंस कर रहे हैं हमारे पाकिस्तानी लोग। इस ऐप की मिसाल ही देख लें, दिस इज़ समथिंग जो अपने रिसोर्सेज के अंदर रह कर ही क्रिएटेड समथिंग सो यूज़फुल। फिर कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं फॉर एग्जांपल जिसमें यू cannot basically, जैसे फॉर एग्जांपल यू नीड लैब्स, यू नीड एन इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिस्कवर समथिंग। जैसे लोग कहते हैं कि वैक्सीन हमने नहीं डिस्कवर की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसके लिए यू नीड लैब्स, यू नीड एन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें ये चीज़ें क्रिएट की गई हों और इस पर स्पेंड किया गया हो, फंडिंग एग्जिस्ट करती हो। तो मेरे ख्याल से एक लेवल का ब्लॉकेज ये भी एग्जिस्ट करता है कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर पे जितनी इन्वेस्टमेंट की जाती है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिहाज से बहुत कम है और बहुत कम फोकस किया जाता है इस फील्ड पे। तो एक तरह का ये ब्लॉकेट भी डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अदरवाइज हमारे स्टूडेंट्स तो माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड और बहुत पैशनेट भी हैं, और जब यहाँ के लोग अपनी रिसोर्सेज में इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर बाहर जाके भी इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, लाइक वी हैव पाकिस्तानी पीपल कंट्रीब्यूटिंग इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग दैट हिंडर्स देम एट अ पॉइंट जो शायद उनके कंट्रोल से बाहर है, और जो चीज़ उनके कंट्रोल में है उसको तो वो फुली यूटिलाइज करते हैं माशाल्लाह से। नूर, कहाँ, जैसे आपने सर्टन लेवल्स पे ब्लॉकेट की बात की, कहीं उसमें से एक लेवल ये भी तो नहीं आता कि सिंस हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, जो पुरानी रिवायात चली आ रही हैं, वी आर अफ्रेड टू चेंज आवर स्टेप्स। हम डरते हैं कि नहीं जी, जो जैसा चला आ रहा है वैसे चलने दो, बात ठीक तो हो रही है। बिल्कुल, ये आई थिंक ये काफ़ी वैलिड पॉइंट है। इवन हमारे एजुकेशन सिस्टम में आई थिंक जिस तरह से कोई मैट्रिक एफएससी के लेवल पे एक जो रट्टा सिस्टम है उसको चेंज करने की ज़रूरत है एट दिस पॉइंट, जबकि बाकी दुनिया में आप देखेंगे काफ़ी कंसेप्चुअल किस्म की पढ़ाई हो चुकी भी है। तो काफ़ी लेवल्स पर मेरे ख्याल से एग्जिस्ट करती है बात कि हम पुरानी रवायात से हटने से डरते हैं और एक नई चेंजेस को एम्ब्रेस करने से भी काफ़ी लेवल्स पे मुझे लगता है डरते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा, सीरियस बातें तो बहुत सारी हो गई। नाउ पहले नूर आप मुझे बताएं कि पढ़ाई के अलावा व्हाट आर यू को करिकुलर एक्टिविटीज़, मज़ीद क्या कुछ करती हैं? मज़ीद बेसिकली आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन हमारी किंग एडवर्ड की ड्रामेटिक सोसाइटी होती है, वी पुट ऑफ प्लेज थ्रू आउट द ईयर, तो उसमें मैं लीड रोल्स किया करती थी, समथिंग आई एम रियली पैशनेट अबाउट। फिर डिबेट्स करती थी, क्लास रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम किया, क्लास के इश्यूज सॉल्व करने, यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करने में। फिर एफएससी के टाइम में आई यूज्ड टू डू अ रेडियो शो, तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर्स जो हैं वो इसके साथ ही जो है वो चलती रहती हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा आई एम रियली हाँ, और आशाम आप मुझे बताएं कि आप पढ़ाई और ऐप इतनी ज़बरदस्त डेवलप करने के अलावा और भी कुछ करते हैं? जी, मैं बेसिकली ज़्यादातर अब मेरा जो बेसिकली हॉबी है मेरी, मैं ज़्यादातर ड्रोन्स उड़ाता हूँ और ड्रोन्स बनाता भी हूँ खुद से, सर्किट्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा मेरा वो है। ओके, ज़बरदस्त। यानी कि जो आपकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी को नहीं है, वो भी तकरीबन करिकुलर है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नूर सबा और हिशाम, आप हमारे साथ मौजूद थे। इन प्रूव्स द पॉइंट के वी हैव गॉट लोड्स ऑफ टैलेंट, लेकिन ब्लॉकेट कहाँ पे आती है? वहाँ पे कि जहाँ पे हमने अपनी रवायत को तोड़ना है। खैर, आगे बढ़ते हैं और रिवायती सिरिंज के हवाले से बात करते हैं। यानी दोबारा काबिल इस्तेमाल सिरिंज की ख़रीदो फरोख्त गैर कानूनी हो चुकी है। इसकी जगह सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाली ऑटोलॉग सिरिंज को लाजमी करार दे दिया गया, मगर इसके बावजूद एड्स और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के फैलाव का सबब बनने वाली रिवायती सिरिंज का इस्तेमाल जारी है। मुदस्सिर नज़ीर ने इस पर बड़ी अहम रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। यह है पाकिस्तान के अस्पतालों में बकसरत इस्तेमाल होने वाली डिस्पोजेबल सिरिंज, मगर ये सिरिंज रीयूजेबल यानी दोबारा काबिल इस्तेमाल होने की वजह से हेपेटाइटिस, HIV, एड्स और यहाँ तक कि कोरोना जैसे जानलेवा अमराज का सबब भी बन रही है। और इसी वजह से
इस सिरिंज की मैन्युफैक्चरिंग और खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। इस मुल्क में सबसे बड़ी वजह HIV और बाकी वायरल इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस फैलने की सबसे बड़ी वजह जो है ये सिरिंजेस का दोबारा इस्तेमाल। कानून बन गया है, इसमें ऑटो लॉक सिरिंजेस जो हैं वो अब इस्तेमाल होंगी। अब नई डिस्पोजेबल सिरिंज बनाना, आम डिस्पोजेबल सिरिंज बनाना खिलाफ कानून है, कोई न बना सकेगा न बेच सकेगा। हुकाम का दावा है कि पाकिस्तान में रीयूजेबल सिरिंज की मैन्युफैक्चरिंग मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है और अगर इनका दावा दुरुस्त भी मान लिया जाए तो भी मुल्क में इसकी खरीदो फरोख्त का वो रास्ता अब भी खुला हुआ है जिस रास्ते से गुजरकर हर ममनुआ चीज हमारे मुल्क में पहुंच जाती है। पाकिस्तान में प्लेन सिरिंज बनना अब बंद हो चुकी है मगर इसकी स्मगलिंग आज भी जारी है। कराची मेडिसिन मार्केट एसोसिएशन के सदर का कहना है कि पाबंदी के बावजूद रीयूजेबल सिरिंज की खरीदो फरोख्त जारी रहना सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की नाअहली है। ना फेडरल गवर्नमेंट ने इसको टाइम दिया था और ये इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अपना अभी भी कुछ जगहों से स्मगल होकर सिरिंज आ रही है। 1 दिसंबर को था कि ये लास्ट डेट थी, अभी तक इदारे ने कहीं किसी ड्रग इंस्पेक्टर या कहीं ने कहीं कोई अभी तक मतलब सख्ती करी नहीं है इस पर। बीमारियों के फैलाव का सबब बनने वाली सिरिंजेस की खरीदो फरोख्त रोकने में नाकामी की वजह से दोबारा नाकाबिले इस्तेमाल ऑटो डिसेबल या ऑटो लॉक सिरिंज बाजारों में दस्तयाब ही नहीं है। पाकिस्तान में गैर मियारी, रिवायती या जिसे डिस्पोजेबल सिरिंज कहते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर से बासानी मिल जाती है। हैरत इस बात की है कि पाबंदी के बावजूद इनकी खरीदो फरोख्त जारी है। हद तो ये है कि कराची के रुतफौज सिविल अस्पताल के बाहर मौजूद मेडिकल स्टोर्स के बेशतर दुकानदार ऑटो लॉक सिरिंज के नाम तक से ही वाकिफ नहीं। एक सिरिंज दे दें भाई, प्लेन सिरिंज दे दें, ये कोई भी दे दें। कितने की है? 10। अच्छा, सिरिंज यही होती है अपना, कोई और तो नहीं अच्छी वाली से? नहीं ठीक है। अच्छा, आपके पास वो एक दूसरी सिरिंज भी है ऑटो लॉक वाली भी बताते हैं? नहीं, वो नहीं। वो क्यों नहीं आ रही? यहाँ यही चलती है। अच्छा, ये हॉस्पिटल वाले भी आपसे यही लेते हैं? जी। डीपी को बोल रहे थे कोई और, वो ऑटो लॉक वाली, तो वो क्यों नहीं आ रही? मेरे पास यही मिलेगी। चलो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, सिरिंज है आपके पास? कौन सी? ऑटो लॉक। ऑटो लॉक नहीं, दूसरी दे दें, प्लेन दे दें। अंकल, ऑटो लॉक क्यों नहीं आ रही आपके पास? तो ऑटो लॉक कैसे काम करती है जो दूसरी? उसी से पूछो, अपना वो डिस्पेंसर होते हैं ना, उनको ज़्यादा पता होता है सर। देख ले अगर हो तो। नहीं है तो क्यों मना? टीम समा गैर कानूनी सिरिंजेस की खरीदो फरोख्त का जायजा लेने के लिए कराची की मेडिसिन मार्केट पहुंची तो सिंध के निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स में जारी एक खौफनाक प्रैक्टिस का भी इंकशाफ हुआ। जो गली मोहल्ले में जो क्लिनिक खुले हुए होते हैं और वो एक सिरिंज अपना ख़रीद लेते हैं या 100 पीस का डब्बा एक ले लेते हैं। अब वो जो मरीज़ आते हैं उनको एक वही सिरिंज जो है उसकी जो डिस्पोजेबल निडल आती है वो 1 से 2 रुपए की होती है, वो उसको बाहर निकाल के फेंकते हैं और दूसरी निडल लगा के मरीज़ से वही 25 रुपए अपना चार्ज कर लेते हैं सिरिंज के। दोबारा काबिल इस्तेमाल सिरिंज के गलत इस्तेमाल और बीमारियों की रोकथाम के लिए ऑटो डिसेबल या ऑटो लॉक सिरिंज पाकिस्तान में बनाई जा रही है जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं की जा सकती, मगर मुल्क में इन सिरिंजेस का इस्तेमाल ना होने के बराबर है। मुल्क भर में ऑटो लॉक सिरिंज बनाने वाले सिर्फ 4 से 5 प्लांट हैं। इन प्लांट्स में ऑटो लॉक सिरिंज कैसे बनती है और कैसे काम करती है, आइए एक प्लांट का विजिट करते हैं। ऑटो लॉक सिरिंज एक खुदकार सिरिंज होती है जिसमें दवा को जब मुकम्मल तौर पर जिस्म में शामिल कर दिया जाता है और मुकम्मल इंजेक्शन के साथ आखिर में लॉक क्लिक करता है तो सिरिंज दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। ये बेसिकली सिरिंज जो ऑटो डिसेबल सिरिंज है, ये नॉर्मल सिरिंज की तरह फंक्शन करती है। आपने जो आपके पेशेंट का ड्रग चार्ट उसके हिसाब से आइडेंटिफाई करेगा उसको कौन सी दवाई देनी है, नर्स ने उसने वो सिरिंज खोली, उसको ओपन करा,
इसमें एक लॉकिंग फीचर होता है। लॉकिंग फीचर ये होता है कि जब ये बिटवीन आधे ml यानी कि 0.2 to 0.5 ml के बीच में जब रह जाती है, अगर उसने वो हद क्रॉस कर ली तो वो लॉक हो जाएगा। ये वन वे एक सिस्टम होता है, यानी कि वो आगे पुश होता है, पीछे नहीं जाता। इससे होता है क्या है कि सिरिंज लॉक हो जाती है तो उसके बाद ये रिटर्न बैक नहीं होती। इसका मतलब वो लॉक हो चुकी है, ऑटो डिसेबल हो चुकी है। हुकूमत सिंध ने प्लेन या रवायती सिरिंज के इस्तेमाल पर पाबंदी तो लगा दी है, मगर इसके इस्तेमाल पर रोकथाम की जहमत गवारा नहीं की है। इस बारे में समा ने महकमा सेहत सिंध के चीफ ड्रग इंस्पेक्टर शुएब अंसारी से बार बार मौकफ लेने के लिए राब्ता किया, मगर इन्होंने रवायती सिरिंज का इस्तेमाल जारी रहने का कोई जवाब नहीं दिया। कैमरामैन जिशान अली के साथ मुदस्सिर नजीर, समा, कराची। अब एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद दीगर बातें करेंगे। हमारे साथ रहिए।